नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां पर पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जनता से जो वादे किए गए थे वो सब पूरे कर दिए गए। पिछले 5 साल में यूपी ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर थी, जिसे 5 साल में दूसरे नंबर पर लाने में कामयाबी मिली है। साथ ही उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपये वार्षिक थी, जो अब 94,000 रुपये हो गई है। 2015-18 में वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का था, जो अब 6 लाख करोड़ का हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर आ चुका है। योगी ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। आइए सुन लेते हैं। सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके काफिले पर फायरिंग की खबर आई है। ओवैसी के हवाले से कहा गया है कि उनकी गाड़ी पर मेरठ से दिल्ली आते वक्त गोलियां चलाई गई। उन्होंने ट्वीट कर उस गाड़ी की फोटो भी शेयर की है, जिस पर गोली चलने की खबर थी। 6080 टोल प्लाजा के पास गोलियां चलने की बात कही जा रही है। इस बीच पुलिस ने कहा है कि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया से पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। बड़ी धाम से आवाज आई तो हम बोले क्या हुआ। फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब हम निकल रहे तो एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, हमारे घर पर अभी हम कई मर्तबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। ओवैसी जी की जो कारपेट है वो जा रहा था और उससे 2 लड़कों ने आके फायरिंग की। मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुंचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। सूचना है इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, ना किसी को गोली लगी। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। अलग अलग पार्टियों के नेता इसी दौरान एक दूसरे के आमने सामने भी आ जा रहे हैं। बुलंदशहर के पास प्रियंका गांधी वाड्रा खुली जीप पर खड़ी होकर जा रही थी, तो दूसरी ओर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आ रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर प्रियंका का अभिवादन किया। प्रियंका ने भी जवाब में अभिवादन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तस्वीर ट्वीट की। और 10 फरवरी को ये पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चरण में दिल्ली एनसीआर में भी वोट डाले जाएंगे। इसके लिए तमाम बड़े नेता गाजियाबाद और नोएडा में प्रचार के लिए पहुंचे। मायावती ने कविनगर में, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोनी में रैली की। गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर ये सत्ता में आए तो योगी सरकार में पलायन कर चुके माफिया फिर से सिर उठाने लगेंगे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे।
कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी शांत करने वाले बयान पर आज फिर से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, कोई कंप्रेशर नहीं जो गर्मी शांत कर देंगे। पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? बीएसपी प्रमुख मायावती की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कल आगरा में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और आज गाजियाबाद में उन्होंने रैली की। उन्होंने दावा किया कि जिन योजनाओं का बीजेपी ढोल पीट रही है वे उन्हीं के दौर में शुरू हुई। जेवर एयरपोर्ट तक की बात उनके समय ही हुई थी। हालांकि इन चुनाव में बीएसपी के लिए वापसी की चुनौती काफी बड़ी मानी जा रही है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान के नीले झंडों और बैनरों के बीच स्वागत हुआ बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने दावा किया कि 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट की योजनाएं उनके समय ही बनी थीं। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। 2012 तक यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। दलित वोट और सीटें उनकी पकड़ से दूर होती रही हैं। पूरे यूपी में दलितों की 84 आरक्षित सीटें हैं। 2007 में इनमें से 62 सीटों पर बीएसपी जीती थी। 2012 में इनमें से 58 सीटें सपा को गईं, जबकि 2017 में बीजेपी ने 70 आरक्षित सीटें जीत लीं। आगरा के बाद गाजियाबाद पहुंची मायावती ने यहां से के शुक्ला को टिकट दिया है, जो हफ्ते भर पहले बीजेपी में शामिल थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष थे। उनका मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग से है, जो विधायक हैं और यूपी के सरकार में मंत्री भी। गाजियाबाद क्षेत्र में पड़ने वाली 5 सीटें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और इसमें लगे धौलाना फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं। ये सभी सीटें बीजेपी ने भारी वोटों से जीती हैं। क्या ये हालात बदलेंगे? मायावती समर्थकों को उम्मीद है। महंगाई भी कम थी, समाधान भी बहुत था, गरीब आदमी की बहुत सहायता करी थी उन्होंने, इसलिए हम बहन जी की तरफ से ही वोट देंगे। लेकिन देर से चुनाव प्रचार में उतरी मायावती हवा का कितना रुख मोड़ पाएंगी, बताना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासी पर्दे से मायावती एक बहुत लंबे समय तक गायब रही, जिसके चलते दलित वोट जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से कट गया। अब वो दोबारा विधानसभा चुनावों के चलते प्रचार में उतरी हैं। आज दूसरी बार यहाँ पर उनकी रैली है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और देखना ये होगा कि दलित वोट दोबारा क्या बीएसपी के साथ जुड़ पाता है या नहीं। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया टीवी। अब बात कर लेते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस सीट से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन पल्लवी अभी संकेत दे रही हैं कि वो इस सीट से लड़ना नहीं चाहती हैं। बीजेपी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में पूरी ताकत झोंक दी। केशव मौर्य का पर्चा दाखिल कराने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। गाजे बाजे के साथ केशव मौर्य ने नामांकन दाखिल किया।
चाहते हैं? अखिलेश यादव जी आके नामांकन करें और तब भी कमल खिलेगा। अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपके खिलाफ लड़े? चुनौती मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वह दाखिल करें तब भी कमल खिलेगा, मैंने कहा। सिराथू सीट से केशव मौर्य को सपा से चुनौती कौन देगा, ये अब तक साफ नहीं है। सपा ने बुधवार को बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा था, पर पल्लवी पटेल के हाव भाव से लग रहा है कि वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल का दल अपना दल कमेरावादी सपा के साथ है, पर इनकी नाराजगी है कि सपा गठबंधन में दी गई सीटों पर भी क्यों उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। सिराथू का क्या लेकर के है, मतलब आप लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या है? हमें खुद ही नहीं पता सर। नहीं क्यों? आपका तो अब तो वो उन्होंने नाम का घोषणा कर दिया है। उस असहजता ने हमें इतना असमंजस में डाल दिया है कि हमें खुद ही नहीं पता। किस बात का असमंजस? अब तो नाम तो डिक्लेयर हो चुका है ना। हम कहाँ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए हमने तय कर लिया है अब लड़ने झगड़ने में हम नहीं पड़ेंगे। सिराथू विधानसभा सीट पर 34% पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। ये वोटर ही कहा जाता है कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। केशव मौर्य पहली बार 2012 में यहां से विधायक बने थे। ये कौशाम्बी का सिराथू इलाका है जहां से केशव मौर्य मैदान में है, और ये सीट जीतना केशव मौर्य के लिए नाक की बात है, क्योंकि जो जानते हैं वो साफ जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य की बिल्कुल नहीं बनती है। यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्हें क्षत्रिय होने पर स्वाभिमान है, तो केशव मौर्य ने ट्वीट किया था और कहा था कि मेरा स्वाभिमान कमल का फूल। तो एक शीत युद्ध है केशव मौर्य और योगी के बीच में। यही वजह है कि केशव मौर्य पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि वो किसी तरीके से ज्यादा अंतर से चुनाव जीतें, ताकि उनकी दावेदारी अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत रहे। सहयोगी विनीत के साथ सिराथू में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिजाब के साथ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने को लेकर चल रहा विवाद लगातार बड़ा होता जा रहा है। कर्नाटक में यह मामला उडुपी से शुरू हुआ, अब कदापुरा और भद्रावती तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर एक याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। जो छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच रही हैं, उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसे में कई छात्राओं की पढ़ाई रुक गई है। सभी अपनी मान्यताओं और संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों, ये सवाल पूछा गया है इस याचिका में। उडुपी के एक पीयू कॉलेज के गेट पर मचा हंगामा अब पास के शिवमोग्गा और भद्रावती तक पहुंच गया। मामला हाल ही में उडुपी से शुरू हुआ, जब दक्षिणपंथी संगठनों ने हिजाब पर ऐतराज जताते हुए कहा कि अगर एक संप्रदाय विशेष को छूट दी गई तो छात्र भगवा वस्त्र पहनकर कॉलेज जाएंगे। कुछ छात्र भगवा पट्टी के साथ पहुंच भी गए। कुछ हिजाब पहनकर क्लास में आना चाहते थे। मैंने सभी से बात की, तो दूसरा ग्रुप अपने हिसाब से कुछ और पहनकर आना चाहता है। ऐसे में हम किसी को भी माहौल खराब करने नहीं देंगे। हम इन चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। Naturally, if the other students are also saying that, if you are able to, if you can allow them, definitely we will come with this. उधर लड़कियां कह रही हैं कि अब तक इस पर रोक नहीं थी, अचानक रोक लगाई गई है। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। लड़कियों को हिजाब की इजाजत मांगते हुए अर्जी दी गई है। इस मामले की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ है। कुछ लड़के भगवा दुपट्टा डालकर आ गए। हमने सभी परिवारों से अपील की कि वे सरकार की नीति का पालन करें। अब तक कुछ हुआ नहीं और मामला उठ खड़ा हुआ है। अगले साल यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मौजूदा हालात के हिसाब से सभी राजनीतिक दलों को मुद्दों की तलाश है। हिजाब विवाद इसी का नतीजा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुप है, क्योंकि बाहरी होने की वजह से बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का शुरू से ही उन पर दबाव रहा है। ऐसे में अदालत का रुख ही अब इस मामले में निर्णायक होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।